नमस्कार, चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होने वाली है जातियों का अनूठापन, जो कि निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया आप सबको पता होगा, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। तो इस पर आप यहाँ पर चर्चा परिचर्चा होगी, व्याख्या होगी, साथ ही साथ इसका सारांश आपको पता चल जाएगा कि इस निबंध का सारांश क्या है, प्रतिपाद्य क्या है और इसकी समीक्षा कैसे करनी है। जितने भी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सबके उत्तर आपको इस एक अकेले वीडियो से मिल जाने वाले हैं। तो अंत तक बातों को ध्यान से सुनिए, जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगे वो लिखते चलिए, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है जातियों के अनूठेपन या फिर जातियों का अनूठापन निबंध पर विस्तृत चर्चा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिना समय ज़ाया किए इसके सारांश पर। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया ये निबंध है, एक गंभीर चिंतनपूर्ण कृति है, जिसमें लेखक यह स्थापित करते हैं कि प्रत्येक जाति के चरित्र में जो विशेषता पाई जाती है वह आकस्मिक नहीं होती। आकस्मिक का अर्थ क्या होता है? अचानक से पैदा नहीं होती है वो, मतलब उसके पीछे कई ऐतिहासिक कारण होते हैं, कई प्राकृतिक कारण होते हैं जिसकी वो उपज होती है। कोई भी विशेषता किसी भी जाति के अंतर्गत जो होती है, अब ये किसी जाति को लेकर ही नहीं, किसी भी विषय को आप उठाकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो अचानक से पैदा नहीं हुआ है। या फिर जैसे कह लीजिए भारतीय संस्कृति अचानक से आकस्मिक पैदा नहीं हुई है ना, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, इतिहास है, पूरा एक व्याप्त समग्र इतिहास है। वैसे ही जाति के चरित्र के पीछे भी इसी तरह का एक इतिहास निहित है। लेखक बालकृष्ण भट्ट मानते हैं कि किसी जाति के आचरण, स्वभाव और प्रवृत्तियां उसकी भौगोलिक स्थितियों, वातावरण, इतिहास और सामाजिक विकास से प्रभावित होती हैं। यह विशेषताएं प्रारंभिक रूप में बीज रूप में विद्यमान रहती हैं और बाद में समय के साथ साथ पुष्ट होकर उस जाति के मूल चरित्र का निर्माण करती हैं। लेख में, निबंध में, लेख कह लीजिए या निबंध कह लीजिए, लेखक यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकार किसी काल में कोई विशेष प्रवृत्ति एक जाति में दिखाई देती है, वह केवल उस काल का परिणाम नहीं होती। जाहिर सी बात है, उसके पीछे पूरी एक प्रोसेस निहित होती है। जैसे अभी आप ऐसे समझिए कि आपको अपने पिता से पैतृक संपत्ति के तौर पर कुछ चीजें मिली हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सारी चीजें आपके पिता द्वारा ही कमाई गई हैं या फिर उनके द्वारा ही अर्जित की गई हैं। वो उनके पिता द्वारा, यानी आपके जो दादाजी रहे हैं उनके द्वारा, या फिर हो सकता और भी पूर्वजों का उसमें बहुत बहुत योगदान रहेगा। तो ये सिर्फ उस काल भर का प्रमाण नहीं होता है, उस काल भर का परिणाम नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे ऐतिहासिक क्रम होता है जो उस गुण को जन्म देता है और उसे स्थायित्व प्रदान करता है। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक जाति अपने भीतर कुछ मूल गुणों के साथ इतिहास में प्रवेश करती है और वही गुण आगे चलकर उसके उत्कर्ष या अवनति का कारण बनते हैं। उत्कर्ष यानी कि उन्नति, अवनति यानी कि नीचे जाना, कुछ भी है ना, क्षरण होना, क्षय होना। आगे बढ़े तो लेखक मानते हैं कि हिंदू जाति में मननशीलता, जो कि एक मुख्य शब्द आया है इस निबंध में, तो हिंदू जाति में मननशीलता उसकी प्रमुख विशेषता है, जिसके कारण उसमें अध्यात्म और दर्शन में महान उन्नति की, परंतु यही प्रवृत्ति कालांतर में अकर्मण्यता में परिवर्तित हो गई और व्यवहारिक क्षेत्रों में पिछड़े जाने का कारण भी बन गई। इसके विपरीत लेखक यह भी इंगित करते हैं, यह भी बताते हैं कि कुछ जातियों में स्वाभाविक रूप से उद्यमशीलता और स्वतंत्रता की भावना अधिक प्रबल होती है, जिससे वे राजनीति, वाणिज्य और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में अधिक उन्नति करते हैं। उद्यमशीलता यानी किसी भी स्थिति में स्वयं को ढाल लेना, है ना, हर चीज में, हर मतलब कोई भी अच्छी चीजें हैं तो उन्हें भी अपने भीतर कोप अप करते हुए चलना, बुरी चीजें उनको भी साथ में लेते हुए चलना, यानी किसी भी स्थिति में, हर स्थिति में विद्रोही नहीं बनना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो हर स्थिति में स्वयं को ढालने की क्षमता रखते हैं, उनकी तो उन्नति तय होती ही है। ये एक जीवन दर्शन भी है।
इस निबंध में लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि किसी जाति की उन्नति तभी संभव है जब वह अपने गुणों को पहचानकर समय अनुसार उसमें परिवर्तन और सुधार करे। ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति के संदर्भ में भी यह बात सत्य हो जाएगी या किसी जाति के संदर्भ में भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं स्वयं या मैं हूँ, मेरे भीतर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ सबके भीतर होती हैं। कोई भी पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं है, पूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं है, यानी पूर्ण रूप से अच्छा भी नहीं है और पूरी तरह से बुरा भी नहीं है। अब इनके भीतर जो बुराइयाँ और अच्छाइयाँ, उनका अनुपात ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरे भीतर जो बुराइयाँ हैं उन्हें समय रहते अगर मैं अच्छा बना लेती हूँ, उनमें परिवर्तन कर लेती हूँ, तो वो मेरे भविष्य में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगी, क्योंकि वो जो अवगुण है उन्हें मैंने मिटा दिया, उन पर मैंने विजय पा ली और मैंने अपने गुणों को डेवलप किया है। तो भविष्य में या फिर दूरदर्शी दृष्टिकोण से वो मेरे लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो ऐसे ही जाति के क्षेत्र में ये बात सार्थक सिद्ध हो जाती है। आगे बढ़े तो भारत की तात्कालिक दुर्दशा का कारण उसे कौन, बालकृष्ण भट्ट उस मनोवृत्ति को मानते हैं जिसमें धर्म और पारलौकिक चिंतन को अत्यधिक महत्व देकर व्यवहारिक जीवन, राजनीतिक और सामाजिक विकास को उपेक्षित कर दिया। लेखक का मानना यह भी है कि यदि भारत को पुनः उन्नति के पथ पर लाना है तो उसे अपने पूर्ववर्ती निष्क्रिय प्रवृत्तियों को त्यागकर उद्यमशीलता, सक्रियता और व्यवहारिकता जैसे गुणों को अपनाना होगा। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार यह निबंध जो है जातीय विशेषताओं के मूल स्रोतों की खोज करता हुआ एक विवेकशील पाठक को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई जाति केवल अपने अतीत की विरासत से महान नहीं बनती, बल्कि वह अपने गुणों के सदुपयोग और समय के अनुरूप उसमें विकास के माध्यम से भी अपने भविष्य का निर्माण करती है। समझिए, आप ऐसे उदाहरण देती हूँ, आपको अपनी पैतृक संपत्ति में बहुत धन दौलत मिल गई, लेकिन आप लेटे लेटे पड़े पड़े उसको खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे कि आपको तो बहुत कुछ मिल गया, आपकी तो जिंदगी बढ़िया कट रही है, तो फिर आपको क्या मेहनत की जरूरत है। लेकिन भविष्य में आने वाले समय में जो आपकी संतान होगी या फिर आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो क्या करेंगी अगर आप भी इस तरह से लेटे लेटे मौज करते रहेंगे। तो ऐसे समझिए चीजों, अगर आपको कुछ प्रिविलेज मिला है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसको अपने विकास में, अपने जीवन में, अपने भविष्य में दूरगामी परिणामों के लिए सहायक बनाना चाहिए। उसकी मदद के माध्यम से आपको अपने भविष्य को और भी ज्यादा विशाल और भी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश में सदैव प्रयत्नरत रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कहने का प्रयास किया गया है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। तो यहाँ पर एक प्रतिपाद्य और सारांश आपको पता चल गया होगा। बात कर लेते हैं इसकी समीक्षा पर और गहराई में जाकर तथ्यों का विश्लेषण कर लेते हैं। तो ये जो निबंध है 1887 में प्रकाशित हुआ था, जनवरी महीने में। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे संदर्भ जब पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपसे इसकी किसी भी अंश की व्याख्या पूछी गई तो आप संदर्भ में लिखेंगे। मैं बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश या फिर प्रस्तुत गद्यावरण बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित 1887 में प्रकाशित निबंध जातियों का अनूठापन से संकलित है ना। इस तरह से आप निबंध के किसी भी अंश का जब विश्लेषण करेंगे या फिर व्याख्या करेंगे तो आप संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो अब पॉइंट्स और बिंदुगत तरीके से कह लीजिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भूमिका या परिकल्पना यहाँ पर बांधने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब ऊपर इतनी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। तो सीधे मैं दूसरे पॉइंट पर आती हूँ, प्रमुख तर्क और विश्लेषण पर आते हैं। जातियों के विशेष गुण आकस्मिक नहीं होते हैं। लेखक कहते हैं कि किसी जाति में जो गुण दिखाई देते हैं, जो गुण किसी भी जाति में विद्यमान हैं, उदाहरण के लिए यदि किसी जाति में अकर्मण्यता या उद्यमशीलता है तो उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण होते हैं, यानी ये आकस्मिक उत्पन्न हुई चीजें नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझिए, ये निबंध से ही उदाहरण लिया गया है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चाहें तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब आप उदाहरण देते हैं तो आप अधिक अंक लेने के उत्तरदायी हो जाते हैं। जीवन में या फिर हिंदू जाति, हाँ लिखा गया है, हिंदू जाति में मननशीलता एक प्रमुख गुण रहा है जिसका बीज भारत के भौगोलिक और जलवायु स्थितियों में निहित है। ये उदाहरण यहाँ पर आया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बीज गुण की अवधारणा। लेखक बीज गुण की धारणा को प्रस्तुत करते हैं। किसी जाति की विशिष्टता या अनूठापन एक मूल गुण से उत्पन्न होता है जो समय के साथ विकसित होती जाती है
यह गुण ही उस जाति की मूल पहचान भविष्य में बन जाता है। उदाहरण आया है कि भारतवर्ष में मननशीलता और आध्यात्मिकता ही बीज गुण है, जबकि इंग्लैंड में अंग्रेज के लिए यह स्वच्छंदता यानी कि लिबर्टी है। तो भारत का जो धर्म है या भारत की जो जातियां हैं उनका बीज गुण क्या है? आध्यात्मिकता और मननशीलता। वहीं जो इंग्लैंड अंग्रेजों का क्या है? स्वच्छंदता है। तो यही उसकी अवधारणा होती है जो भविष्य में उसकी मूल पहचान बन जाती है। जैसे कि भारत की आज पहचान इसी स्तर पर तो बनी हुई है ना कि भारतीय आध्यात्मिक बहुत होते हैं, और जो अंग्रेज होते हैं उनको बहुत ही स्वतंत्र और स्वच्छंद माना जाता है कि बहुत खुले विचारों वाले हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर चर्चा कर ली गई। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ऐतिहासिक श्रृंखलता की निरंतरता। लेखक इतिहास को कालखंडों में बांटने की आवश्यकता पर बल देते हैं ताकि किसी विशेष गुण की उत्पत्ति और उसका प्रभाव समझा जा सके। लेखक मानते हैं कि बिना इतिहास में ठहराव किए किसी जाति के गुणों का सम्यक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, चौथे पॉइंट पर, जातीय उत्कर्ष और अवनति। उत्कर्ष यानी कि ऊंचाई पर जाना, अवनति यानी पर नीचे गिरना। तो लेखक मानते हैं कि एक जाति की उन्नति या अवनति भी उसके विशेष गुणों की पुष्टि या विकृति के कारण होते हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदू जाति ने धर्म और दर्शन के चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया, परंतु वहीं मननशीलता उसकी अकर्मण्यता का कारण बन गई, जिससे वह राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ गया। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, और तुलनात्मक दृष्टिकोण की भी एक बात की गई कि जो भारतीय है या फिर हिंदू जाति है और उसका अंग्रेजों से यानी इंग्लैंड में रहने वाले लोगों से किस तरह से एक तुलनात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है, उसको इंगित करने का या रेखांकित करने का प्रयास किया है इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने। तो हिंदू जाति के क्या 3 मुख्य पॉइंट्स बन के आते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से कॉलम बना के, इधर हिंदू जाति डालिए, इधर इंग्लैंड या अंग्रेजी जाति, और फिर यहाँ पर पॉइंटर्स बना के चीजें नोट डाउन कर लीजिए दोनों ही तरफ, ताकि ऐसे भी चीजें लिखने का एक तरीका होता है, ये फॉर्मेट होता है, और प्रस्तुति का एक सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। जब आपको जो बेहतर लगता है आप वैसे करिए। तो हिंदू जाति की बात करें तो इसका बीज गुण है मननशीलता। उसका परिणाम क्या है? धर्म दर्शन पारलौकिक चिंतन में उन्नति। और दोष क्या रहा है? अकर्मण्यता, व्यवहारिक जीवन से विमुखता और राजनीतिक दुर्बलता। इसके कारण कहीं ना कहीं हिंदू जाति की आज स्थिति नीचे की ओर गिरती हुई नजर आ रही है। अंग्रेजी जाति की बात करें, 3 पॉइंट्स यहाँ पर भी बन रहे हैं, सेम ही पॉइंट्स हैं। बीज गुण क्या है? स्वच्छंदता। परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक स्वतंत्रता, प्रगति और साम्राज्य विस्तार। वही विशेषता क्या रही इसकी? व्यक्तिगत अधिकारों, संस्थाओं और उद्यमशीलता की प्रतिष्ठा, जिसके चलते यहाँ पर कोई दोष जैसा नहीं दिखाई देता है व्यापक स्तर पर जब आप देखेंगे तो। आगे बढ़े तो लेखक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि बीज गुण ही किसी राष्ट्र की गति को निर्धारित करते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि वही उसकी मूल पहचान है। भारत में जहाँ आध्यात्मिक चिंतन प्रमुख रहा, वहीं इंग्लैंड में राजनीतिक चेतना और उद्यमशीलता प्रमुख रही है। चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं, और चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार क्या किया है लेखक ने, यानी प्रासंगिकता के स्तर पर आप इस निबंध को किस तरह से समझ सकते हैं। तो लेखक इस निबंध के अंत में यह स्पष्ट करते हैं और बताते हैं, स्पष्ट करते हुए बिंदुगत तरीकों से जाहिर सी बात है चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि भारत को अब अवनति की दिशा में ले जाना है, यदि भारत को अवनति से उन्नति की दिशा में ले जाना है तो उसे केवल शांति या मननशीलता जैसे गुणों से नहीं, बल्कि अंग्रेजों से उद्यमशीलता और प्रगल्भता जैसे गुणों को अपनाना होगा। यह विचार औपनिवेशिक युग के भारतीय बौद्धिकों की उस चेतना को दर्शाता है जिसमें वे आत्मा अवलोकन यानी स्वयं का अवलोकन, स्वयं को जांचना, स्वयं का विश्लेषण करना, आत्मा अवलोकन कर यह सोचने लगे थे कि भारत की दुर्दशा का कारण क्या है और उससे उबरने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आज भी हमें अपनी दुर्दशा का कारण स्वयं ही आत्मा अवलोकन करके पता लगाना होगा, फिर उससे उबरने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उससे उबरने के उनको पता लगाकर जीवन में उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे कि वर्तमान स्थिति जो है अवनति की स्थिति है उससे हम उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सकें। तो इतने बिंदुओं के माध्यम से चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई। अब बात कर लेते हैं भाषा शैली पर भी कि भाषा और शैली इसकी आखिर है कैसी, क्योंकि जब आप विशेष लिखते हैं तो आपसे पूछा भी जाता है, या फिर जब विशेष लिखते हैं तो उसके 2 तत्व रहते हैं। विशेष की बात मैं कर रही हूँ, एक तो रहता है भाव पक्ष, जिसमें आप बताते हैं कि इसमें भावगत क्या विशेषताएं हैं,
यानी क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या बात कहने का प्रयास किया गया है। और वहीं दूसरा पक्ष आता है शिल्प पक्ष, जिसमें आपको भाषागत विशेषताएं, शैलीगत विशेषताएं रेखांकित करनी होती हैं, जिसमें आप के लिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है कि भाषा थोड़ी क्लिष्ट है परंतु विचारों की गंभीरता के अनुकूल है। शैली विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक और तर्क सम्मत है। तीसरा पॉइंट है इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र के सूक्ष्म बिंदुओं को जोड़कर व्यापक दृष्टिकोण इस निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ें तो समालोचनात्मक टिप्पणी कर लेते हैं इस पर, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को देख लेते हैं। तो सकारात्मक पक्ष में आएगा निबंध गहन विश्लेषणात्मक है। दूसरा पॉइंट आएगा भारत की आत्मचिंतनशील प्रकृति और उसके प्रभावों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन इस निबंध में किया गया है। तीसरा पॉइंट है ऐतिहासिक चेतना को जागृत करता है ये निबंध। वहीं इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी किन किन बातों पर यहाँ पर प्रकाश नहीं डाला गया है, फिर कुछ बातें जो छूट गई हैं वो क्या हैं। तो निबंध में कुछ अंश रेड्यूसनिस्ट हैं, जैसे केवल एक बीज गुण से पूरे जाति का चरित्र निर्धारित करना। औपनिवेशिक मानसिकता का आंशिक प्रभाव है। लेखक अंग्रेजों के गुणों की या फिर अंग्रेजों के जो गुण हैं या अंग्रेजों के बीज गुण हैं को ही उन्नति का मॉडल मानते हैं। तो इस तरह से आप एक स्वयं की भी, एक पाठक की भी कुछ ना कुछ आलोचनात्मक नजरिया विकसित होता है कोई भी आलोचना या निबंध पढ़ने के पश्चात। तो उस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। निष्कर्ष पर आ जाते हैं तो जातियों का अनूठापन केवल एक सामाजिक अध्ययन नहीं बल्कि एक आत्मा अवलोकन है। बालकृष्ण भट्ट ने अत्यंत गहराई से यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक जाति की अपनी एक अंतः प्रवृत्ति यानी विशेषता होती है जो उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक परिवेश से जन्म लेती है। उन्होंने भारत को आत्ममंथन का मार्ग दिखाते हुए यह संकेत दिया है कि यदि उन्नति चाहिए तो केवल अपने गुणों पर गर्व करने से नहीं बल्कि समय के अनुरूप आत्म सुधार करने से ही अवनति से उन्नति की ओर जाया जा सकता है, यानी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर चर्चा समाप्त होती, बाकी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी आई थिंक। और अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल से जरूर जुड़ें, अपने साथियों को भी जोड़ें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़िए। और बहुत वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जाकर आप जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।